My dear students, once again you are most welcome in my channel. हमने आपको मैटर के बारे में बताया था। मैटर पार्ट 1 में आपको काफ़ी कुछ बता दिया था और काफ़ी कुछ बताने के बाद हमने आपको एक तरह से होमवर्क टाइप का थोड़ा सा काम दिया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं। मैंने आपको सॉलिड एक्सप्लेन किया था, लिक्विड एक्सप्लेन किया था और गैस भी एक्सप्लेन किया था। ठीक, अब अगर आपने नहीं काम किया है तो मैं आपको हल्का सा बताते हुए आगे बढ़ता हूं। देखिए, पहले तो लक्षण, ठीक, इधर सॉलिड यानी कि ठोस, फिर आ जाए द्रव और फिर आ जाए गैस। यही तो था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम कुछ विशेष लक्षणों को चुन लें, कौन कौन से लक्षणों को चुनना चाहेंगे? पहली चीज तो आप ले लीजिए आकार, दूसरी चीज आप ले लें, क्या ले लें? दूसरा आयतन, आयतन। तीसरी चीज आप ले लें घनत्व, इसका क्या ले लें? घनत्व। चौथी चीज आप ले लें तरलता, इसे ब्लैक से लिखिए, आपको समझ में आएगा, तरलता। ठीक, उसके बाद हम ले लें काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। उसके बाद अंतरा अणु स्थान या अंतरा दे रहे हैं आपको, अंतरा अणु स्थान, और उसके बाद अंतरा अणु आकर्षण बल ले लीजिए, अंतरा अणु आकर्षण बल। आकर्षण बल, ठीक है ना। ये चीजें मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 चीजें मैंने लिखी हैं, तो इन्हें आप कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, आकार के बारे में अगर हम जाएंगे तो इनका क्या होता है? ठोसों का निश्चित। इनका क्या होता है? इनसे आकार अनिश्चित। जिस बर्तन में डाले जाते हैं वो नीम तरह हो जाते हैं ना, इसमें अनिश्चित। ठीक, अगर आप आयतन की बात करेंगे, निश्चित। ये भी निश्चित और ये अनिश्चित। घनत्व की बात करेंगे तो इनका सबसे अधिक इनका ठोस से कम और इनका सबसे कम। बात मेरी समझ में आई? तीसरी चीज के बाद तरलता। इनमें क्या है? तरलता नहीं होती, तरलता नहीं होती। होती है क्या? नहीं, अर्थात ठोस बहते नहीं है। और ये द्रव, तरलता होती है। ये सभी संभव दिशाओं में सबसे अधिक बहते हैं। यानी ये कहाँ जाते हैं? ऊंचाई से ढाल की ओर। कहाँ जाते हैं? ऊंचाई से ढाल की ओर। और गैस सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में बहते हैं। ठीक, उसके बाद गतिज ऊर्जा सबसे कम। ये
ठोसों से अधिक ये सबसे अधिक उसके बाद अंतराल के स्थान बहुत कम। समझ रहे हो? अंतराल के स्थान मतलब जो अणुओं के बीच में स्थान था, उसे हम कहते थे अंतराणु स्थान। ये बहुत कम ठोसों में, यहाँ ठोसों से अधिक, यहाँ सबसे अधिक। समझ में आ रहा? अंतराल का आकर्षण बल, जब अणु पास होंगे तो उनमें आकर्षण बल अधिक होगा, और जब अणु दूर होंगे तो उनमें आकर्षण बल कम होगा। तो इनमें सबसे अधिक, इनमें ठोसों से कम, इसमें सबसे कम। अब कुछ उदाहरण दे लें। उदाहरण हम दे दें यहाँ पे, बताओ भाई उदाहरण बताइए। जैसे कोई चीज बता दिए, ईंट, पत्थर, एक लकड़ी, लोहा आदि, जो भी आपको ऐसी चीज नजर आए कि जिसको आप हाथ से पकड़कर एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान से रख दें, वो सारी की सारी ठोस। अगर हम द्रव में आएंगे, पानी, दूध, और बताओ तमाम चीजें। अरे आप जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं सब वही तो है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, और कोई अगर दूसरी वाली ड्रिंक पीता हो तो उसको भी लिख लेगा। शराब, है ना? इस्तेमाल करते हो क्या? करते हो तो लिख लीजिएगा, नहीं करते हो तो इच्छा हो छोड़ दीजिएगा। समझ लीजिए आप, हो गया। इधर गैस में आइए। आप जिस वातावरण में रहते हैं, आप जो प्राण बचाने के लिए जिस गैस का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सब चीजें क्या होंगी? गैस। बात मेरी समझ आ गई? और भी तमाम चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। क्लियर? तो ये आपकी सिंपल डेफिनेशन के आधार पे सारे के सारे डिफरेंस मैंने क्लियर कर दिए। पहला आकार, ठोसों का निश्चित, द्रव का अनिश्चित, और गैसों का भी अनिश्चित। अगर आयतन की बात करें, ठोसों का निश्चित, इधर द्रव में निश्चित, आयतन तो निश्चित ही होगा, और गैसों का अनिश्चित। घनत्व की बात करें तो ठोसों का सबसे अधिक, द्रवों का ठोस से कम, और गैस का सबसे कम। तरलता मतलब बहने का गुण, यानी बहे इधर से ऊंचाई से ढाल पर सभी दिशाओं में। फ्लो, एक लिक्विडिटी जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो लिक्विडिटी ठोसों में क्या है? नहीं होती, ठोस नहीं रहते हैं। ये जहां रखते हो वैसे रखे रहेंगे। ठीक, ये द्रव में होती है, कहां से? ऊंचाई से ढाल की ओर। और गैस सभी संभव दिशाओं में। गतिज ऊर्जा ठोसों में सबसे कम, द्रवों में ठोस से अधिक, और गैस में सबसे अधिक। अंतराणु के स्थान यानी अणुओं के मध्य स्थान ठोसों में सबसे कम, द्रवों में ठोसों से अधिक, और गैस में सबसे अधिक। क्लियर? और अंतराल अणु आकर्षण बल की बात करें तो जब इसमें अणु बहुत पास है तो सबसे अधिक, ये ठोसों से कम, इसमें सबसे कम। उदाहरण की बात करें तो ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा, हम तुम जो भी हैं सब इसी में आ जाएंगे। आपको मोबाइल भी इसी में आएगा। कोई लोग बैग में मोबाइल लेकर बैठे भी होंगे। ठीक, तो ये सब इसमें आ जाएगा। इधर पानी, दूध, कोल्ड ड्रिंक, शराब। इधर आ जाए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये चीजें हो गई, आपने लिखी होगी, और नहीं भी लिखी थी
तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। क्लियर, हटाएं इसको। अब आ जाइए, जो मेन चीज है वो है आपकी अवस्था परिवर्तन या स्टेट कन्वर्जन। अवस्था परिवर्तन क्या है? अवस्था परिवर्तन दे रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं ये अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, स्टेट कन्वर्जन, जब कोई पदार्थ किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो उसे हम या इस फिनोमिना को, इस घटना को अवस्था परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे आप कोई चीज ले लें, एग्जाम्पल के रूप में आप बर्फ ले लीजिए। क्या ले लिया आपने? बर्फ। बर्फ को हमने ले लिया, ठीक। बर्फ को हम गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी? पानी बन गई। और पानी को और हीट कर देंगे तो फिर हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वाष्प या भाप। क्लियर? अब देखिए, ये क्या है? सॉलिड। और ये क्या है? लिक्विड। और ये क्या है? गैस। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बर्फ सॉलिड, पानी लिक्विड, वाष्प गैस, हमने यहाँ हीट किया इसको तो ये लिक्विड बन गया। अर्थात सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म एंड व्हेन वी अगेन हीट इट देन इट कन्वर्ट इनटू गैस। क्लियर? यानी कि ये अवस्था इसमें बदल गई खाली गर्म करने से, और गर्म कर दिया, ये अवस्था इसमें बदल गई, यानी एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है। इस फिनोमिना को ही हम अवस्था परिवर्तन। अगर परिवर्तन का कारण हटा दें, अगर इस वाष्प को हम क्या करें? ठंडा कर दें, कूल कर दें, वाष्प को ठंडा कर दें, क्या बन जाएगी? फिर लिक्विड बन जाएगी, पानी बदल गया। और इस लिक्विड को और ठंडा कर दें तो फिर बन जाएगी, क्या बन जाएगी? सॉलिड। अवस्था पर बदल रही है, यानी एक पदार्थ अपनी एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं, सॉलिड लिक्विड बदल गया, लिक्विड गैस बदल गया, गैस फिर लिक्विड बदल गई, और लिक्विड फिर सॉलिड बदल गई। एग्जाम्पल के रूप में एक चीज आप याद रखें, पानी, तो मैं समझता हूँ तीनों कर लेंगे क्योंकि पानी तीनों अवस्था में रहता है। बर्फ के रूप में क्या रहता है? ठोस अवस्था में, और गैस के रूप में भाप की अवस्था में। क्लियर? तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो बन जाएगा लिक्विड बर्फ, और लिक्विड को गर्म कर देंगे फिर बन जाएगी वाष्प। क्लियर? ये गैस फॉर्म में। जब इसको ठंडा करेंगे तो ये बन जाएगा फिर लिक्विड, और लिक्विड को फिर ठंडा करेंगे पानी को तो बन जाएगी फिर सॉलिड। और इस प्रकार से एक अवस्था दूसरी अवस्था में आती रहती है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। कोई समस्या है ना? अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज स्टेट चेंजिंग या स्टेट कन्वर्जन या अवस्था परिवर्तन, तो आप बता सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो इस घटना को ही हम अवस्था परिवर्तन के नाम से जानते हैं। क्लियर? उदाहरण के रूप में आप दे सकते हैं कि पानी, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में रहता है। जो बर्फ के रूप में ठोस अवस्था में, द्रव स्वयं पानी होता है, और गैस के रूप में वाष्प अवस्था में होता है। ये हमेशा एक दूसरे से परिवर्तन होते रहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आप बर्फ को, पानी को भर के रख दें, कहाँ? बोतल में भर के रख दें, फ्रिज में अपने, तो एक दिन बाद जम जाता है ना, बर्फ बन जाएगी, सॉलिड आ गया। और पानी को रख के अगर उबाल दें अपने गैस पर रखकर, हमारी गैस के अंदर रखे पानी, ठीक, अपनी गैस पर जब रखेंगे तो पानी जब गर्म होगा तो किस फॉर्म में बदल गया?
गैस फॉर्म। कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया अवस्था परिवर्तन। अब इसके बाद एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट हेडिंग मिलती है, गलन और गलनांक। गलन और गलनांक ये क्या है? गलन और गलनांक, ये गलन और गलनांक ये क्या है? देखिए, जब कोई पदार्थ सॉलिड अवस्था में है और उसको हम टेम्परेचर दें वो पिघलने लगे, ठीक, तो इस घटना को हम कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? गलन या द्रवण। और वह निश्चित ताप जिस पर वह ठोस द्रव अवस्था में बदलता है उसे हम बोलते हैं उसका गलनांक। बात मेरी समझ आ गई? क्या हुआ? जब कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर अपनी अवस्था में परिवर्तन करके द्रव अवस्था में बदलने लगता है, अर्थात पिघलने लगता है, तो इस घटना को हम बोलते हैं गलन या द्रवण। और वह निश्चित ताप जिस पर वह ठोस द्रव अवस्था में बदलता है उसे हम बोलते हैं उस पदार्थ का गलनांक। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी चीज आ जाए, गलन गलनांक हो गया। अब आ जाए हिमन, हिमांक। ये भी दो चीजें हैं। ये ऐसी चीजें जिनको कि आप अपने डेली लाइफ में रोज देखते हैं, परंतु आप ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। हल्का सा बताएंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक? गलन समझ गए? जैसे आइसक्रीम आप खा रहे हैं, मत खाइए, पकड़े रहिए आइसक्रीम, हाथ से छू के नीचे गिर जाएगी, पिघल गई ना। आपको आइसक्रीम की डंडी डंडी मिलेगी, आप डंडी चाटते हुए चलेंगे, ठीक? तो गलन वह निश्चित, पहली चीज तो जाने गलन क्या है? जब कोई ठोस ऊष्मा पाकर पिघलने लगता है तो इस घटना को हम बोलते हैं गलन। और जिस निश्चित ताप पर वह ठोस द्रव अवस्था में बदलता है उसे हम उसका गलनांक कहते हैं। हिमन आ जाइए, ये ठोस के लिए था, हिमन आ जाइए। जब कोई द्रव ठंडा करने पर जम जाता है, अर्थात कोई द्रव, सॉरी गलत हो गया, जब कोई द्रव ठंडा करने पर ठोस अवस्था में बदलता है अर्थात जम जाता है तो इसे बोलते हैं हिमन। हिमाने बर्फ, हिमन, हिमन माने जमना, यानी जब कोई ठोस कम ताप पर जमने लगता है तो इस घटना को हम हिमन बोलते हैं। और वह निश्चित ताप जिस पर वह जमने लगता है उसे उसका हिमांक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये आपको मिल गया हिमन और हिमांक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और जानिए, वाष्पन क्या होता है? वाष्पन, अभी हम गर्मी दे रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। अब जरा देखिए कि बिना ताप दिए सामान्य अवस्था में जब कोई द्रव के अणु ऊष्मा को ग्रहण करके और वे अपने सतह को, द्रव की सतह को छोड़कर वायुमंडल में मिलने लगते हैं तो द्रव के आयतन में कमी आने लगती है और इस घटना को हम बोलते हैं वाष्पन। बिना कुछ किए ही ये क्रिया सतत होती रहती है, यही अंतर है वाष्पन और क्वथन में। बिना ताप दिए ये सामान्य ताप पर अपने आप होते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो एक गिलास ले लें और गिलास में भर दें पानी। क्या भर दिया आपने? पानी। और पानी को भर दें बिल्कुल ऊपर तक, लबालब। कहाँ तक भर देंगे? यहाँ तक भर देंगे, बिल्कुल ऊपर तक, बिल्कुल खाली मत रहने देंगे। और भर के आप अपने घर में टाड़ के ऊपर रख दीजिए या खिड़की के ऊपर रख दीजिए, ऐसी जगह जहाँ इसको कोई छुए, ठीक? और आज रख दीजिए। आप इसको एक हफ्ते के बाद देखें तो आपने पानी तो ऊपर लबालब भरा था, लेकिन इसमें का पानी गायब हो जाएगा। कुछ पूरा नहीं गायब होगा, लेकिन कुछ न कुछ कम जरूर हो जाएगा और इसमें बचा इतना पानी। इतना पानी गया कहाँ? ना तो आपने इसमें ऊष्मा दी है, गर्म भी नहीं किया है, ना इसका टेम्परेचर चेंज किया है। ये पानी गया कहाँ? पानी था। ये जल के अणु ऊष्मा पाकर, वायुमंडल से ऊष्मा लेकर अपनी सतह को छोड़कर कहाँ मिल गए? वायुमंडल में मिल गए।
और इस घटना को ही हम कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं इसे हम? वाष्पन। कोई दिक्कत? ये क्रिया हमेशा होती रहती है। नदियों का पानी, आपके आसपास तालाबों का पानी, आप आपने देखिए रोड पर पानी डाल दें, कहीं डाल दें, घर में डाल दीजिए और ये उड़ जाता है। घर में रोज सबके घर में पोछा लगता होगा, धुला जाता होगा, पोछा लगता होगा, पोछा लगते समय गीला रहता है और आप देखें आधे घंटे के बाद बिल्कुल साफ हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पानी की एक बूंद गिरी। तो पानी गया कहाँ? वो पानी उड़ गया कहाँ? एटमॉस्फेयर में। इस क्रिया को बोलते हैं वाष्पन। उसको गर्म करके सुखाया नहीं जाता, ये पानी अपने आप उड़ जाता है। इस फिनोमिना को, इस घटना को ये बोलते हैं वाष्पन। कोई दिक्कत? ठीक। अब आ जाए क्वथन। क्वथन और क्वथनांक। क्वथनांक, क्वथन क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है? अभी हमने बताया कि वाष्पन की क्रिया में ये द्रव के अणु अपने आप पर्यावरण में मिल जाते हैं बिना हीट किए, बिना कुछ अलग से ऊष्मा दिए। लेकिन आप घरों में अपने रोज देखते होंगे किसी द्रव को, पानी को गर्म करें। गर्मी का समय है इस समय, आप पानी कहें क्यों गर्म करें, हम क्यों गैस बर्बाद करें? तो आपने अपने घर में दूध रोज गर्म किया होगा। आप देखिए ये भगोना हो गया और इसको जला दिया, स्टैंड पर रख देते हैं, चूल्हा है बर्नर, और इसको ये बर्नर का चूल्हा है और इसको गर्म कर दिया। ये पानी भरा हुआ है, पानी है, दूध भरा हुआ है। तो दूध भरा हुआ है तो शुरू में ये दूध के अणु धीरे धीरे ऊष्मा पाकर क्या होंगे? सतह को छोड़ेंगे धीरे धीरे, ठीक, सतह को छोड़ेंगे और कुछ समय के पश्चात पूरा का पूरा द्रव एक साथ उबलने लगेगा। जो एक साथ उबल रहा है, इस क्रिया को हम बोलते हैं क्वथन। क्या बोलते हैं? क्वथन। बात में समझ आ गई? यानी पूरे द्रव से संपूर्ण अणु एक साथ ऊष्मा पाकर उथल पुथल मचाने लगते हैं और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्वथन। तथा वह निश्चितता जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। याद रहेगा? निवलता जिस पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर उबलने लगता है, एक साथ उबलता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं? ये चीज भी आपकी क्लियर हो। एक विशेष पॉइंट बच रहा है इसमें जो कि हम बताना चाहते हैं आपको, और वो पॉइंट है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सब्लिमेशन इसे बोलते हैं। बड़ी क्लास में इसके बारे में आप खूब अच्छे से पढ़ेंगे, अभी भी आप पढ़ें। ऊर्ध्वपातन अंग्रेजी में बोलते हैं सब्लिमेशन। आपने पढ़ा कि जब किसी पदार्थ को हम ऊष्मा देते हैं तो गर्म होकर पिघल जाता है। जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो वो गर्म होकर पिघल जाता है और पिघलने के बाद अवस्था परिवर्तन हो गया। ठीक, ठोस द्रव में बदलता है, सामान्य अवस्था में ठोस द्रव में बदलता है और द्रव को फिर गर्म करेंगे तो गैस अवस्था में बदल गया, अर्थात अवस्था परिवर्तन होता है। लेकिन प्रकृति में या नेचर में कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको गर्म करने पर वे बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। बात मेरी समझ आ गई? नॉर्मली क्या होता है? सॉलिड, और सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड, और लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? गैस। लेकिन कुछ पदार्थ नेचर में, प्रकृति में ऐसे भी हैं जिनको हम अगर हीट करें तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाएं। ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं, और इस घटना को ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में नौसादर,
नेफ्थेलिन की गोली, और सामान्य रूप से आपने देखा होगा अपने अपने घरों में कपूर, देखा है कपूर घरों में होता है। अगर आप इतना किसी बर्तन में इतना सा कपूर रख दें, ये कपूर है, इतना है, इतना ये कपूर है, तो आज अगर रख दें तो एक सप्ताह के बाद आप क्या देखेंगे कि ये कपूर बचेगा, इतना ही बचेगा, हो सकता है ये भी गायब हो जाए। कहाँ चला गया? ये कन्वर्ट हो गया गैस फॉर्म में। आपके घरों में कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए मम्मी रखती होगी कपड़ों के बीच में व्हाइट एक गोली, नेफ्थेलिन की गोली, वो कीड़े मारने वाली दवा होती है, अर्थात उसमें कपड़े में छिपकली, झिंगुर और अन्य छोटे छोटे कीड़े नहीं आ पाते। अगर इस बार सर्दियों में उन्होंने कपड़े रखे तो कपड़ों में इतनी बड़ी गोली रखी है, ठीक, तो 4-6 महीने के बाद जब खोलेंगे तो इतनी बड़ी गोली मिलेगी आपको। कहाँ गई? वो गैस बनकर पूरे में समा गई और उसकी स्मेल पूरे में आ गई, इनका आकार बदल गया, अर्थात ये सॉलिड थी, बिना लिक्विड में बदले सीधे गैस फॉर्म में बदलकर अपने आकार को इसमें कम। मेरी बात समझ आ गई? तो ये घटना हो गई ऊर्ध्वपातन की, और ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपातज या सब्लिमेट। बात मेरी समझ आ गई? सब्लिमेट शब्द है। अगर आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट देखना चाहें तो ऊर्ध्वपातन के रूप में ऐसे देख सकते हैं। एक स्टैंड ले लीजिए, हम आपको यह भी बता दें ऊर्ध्वपातन पदार्थ ऊष्मा पाकर गैस में जाते हैं और टेम्परेचर डाउन हो फिर अपने सॉलिड फॉर्म में लौट आएंगे, सॉलिड अवस्था में फिर लौट आएंगे। ये ले ली, एक यहाँ पर ये गैस है, बर्नर है यहाँ पे, एक ये बड़ा सा बाउल रख दिया, इसमें कपूर हमने रख दिया। क्या रखा? कपूर रख दिया, ये रख दिया कपूर, और कपूर ये उड़ने लगेगा। अगर हम इसमें ऊष्मा दे देंगे, आग लगाइए, आग लगाना जानते हो? आग लगाने में तो माहिर हो गए आप लोग। आग लगाना, ये आग लगा दिया बर्नर, जलने लगेगा, ये बहुत जल्दी से उड़ेगा। और ये जानने के लिए कि क्या ऊष्मा हटाने पर, ठंडा होने पर ये फिर से सॉलिड अवस्था में आ जाता है, क्या करते हैं, इसके ऊपर एक फनल लगा दीजिए, उल्टी फनल जानते हो कि कांच वाली, लगा दीजिए और इसमें यहाँ भर दीजिए रुई। कहाँ रुई भरेंगे? यहाँ भर दीजिए रुई, ये रुई भर दी ताकि ये बाहर नहीं निकले। आग लगा दी, सारा कपूर वहां बनकर ऊपर उड़ेगा, और जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये क्या होगा, ये नीचे नहीं आएगा, हीट है, ऊपर जहाँ जाएगा इसकी वेपर ठंडी होगी और इसकी दीवार पर चिपक जाएगा। बात मेरी समझ आ रही? चिपक जाएगा, बाहर तो निकल नहीं पाएगा और इसमें यहाँ इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। आप समझ आ रही? अगर कोई इम्प्योरिटी है तो इम्प्योरिटी यहीं रह जाएगी। मान लीजिए कपूर में बालू मिल गई तो बालू यहीं रह जाएगी और कपूर में पलट जाएगा, और इस प्रकार अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध भी किया जाता है। तो ये घटना किसकी है? ऊर्ध्वपातन की। इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्रयोग को मैंने आपको ऊर्ध्वपातन की क्रिया को आपको दिखाने के लिए बताया है। आप घरों में अपने आप कर सकते हैं, ठीक है ना? तो मुझे लगता है आज भी आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट कर लेंगे, तो आपको हम ज़्यादा बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो में नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे, तभी हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो हमेशा उपलब्ध कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।